इस स्लाइड का कोर पॉइंट ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ स्पीचेस या विजिट से नहीं चलती। उसके पीछे एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन होता है, जिसका मेन हब एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। एपेक्स ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन का सिंपल मतलब है सबसे ऊपर वाला सरकारी इंस्टीट्यूशनल इंजन जो एक्सटर्नल रिलेशंस को डेली बेसिस पर संभालता है। देखो, फॉरेन पॉलिसी दो लेवल पर चलती है। एक पॉलिसी बनाना और दूसरा उसको दुनिया भर में इम्प्लीमेंट करना। एमईए इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसीलिए ये स्लाइड फंक्शनल और टेरिटोरियल डिविजन्स की बात करती है। फंक्शनल का मतलब इशू बेस्ड काम, जैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। टेरिटोरियल का मतलब रीजन बेस्ड काम, जैसे ईस्ट एशिया, आसियान, अमेरिकाज, यूरोप वेस्ट। समझ आया? यानी दुनिया को एक सिंगल ब्लॉक की तरह नहीं देखा जाता। अलग रीजन के लिए अलग डेस्क और अलग एक्सपर्टीज चाहिए। अब जो मैप में अलग कलर्स और डार्क ब्लू मिशन डॉट्स दिख रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, वो टेरिटरी स्पेसिफिक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क अलग कंसर्न संभालेगा। बांग्लादेश, म्यांमार अलग, इंडो पैसिफिक अलग और वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका अलग। क्यों? क्योंकि हर रीजन का हिस्ट्री, थ्रेट पैटर्न, ट्रेड फ्लो, डायस्पोरा और सिक्योरिटी लॉजिक अलग होता है। अगर सेम टेम्पलेट सब जगह लगा दोगे तो पॉलिसी फेल होगी। इसलिए जियोग्राफिक डेस्क्स एक्चुअली नॉलेज क्लस्टर्स होते हैं। ये लोग लोकल पॉलिटिक्स, बॉर्डर इश्यूज, रिजीम चेंजेस, कनेक्टिविटी रूट्स, माइग्रेशन और क्राइसिस ट्रिगर्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सोचो जरा, म्यांमार इंस्टेबिलिटी और यूरोप ट्रेड रेगुलेशन एक ही फाइल में कैसे हैंडल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशलाइज्ड डेस्क्स इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। स्लाइड का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आईएफएस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है। कैडर का मतलब ट्रेन्ड डिप्लोमैटिक सर्विस पर्सोनेल का ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। जब इंडिया की ग्लोबल रीच बढ़ती है, मिशंस बढ़ते हैं, ट्रेड इंटरेस्ट्स एक्सपैंड होते हैं, डायस्पोरा स्प्रेड होता है, तब ओल्ड स्टाफिंग मॉडल काफी नहीं रहता। जियोग्राफिक डेस्क्स का एक्सपेंशन इसलिए होता है ताकि स्टेट की डिप्लोमैटिक प्रेजेंस ज्यादा टारगेटेड और रिस्पॉन्सिव बन सके। ये सिर्फ मैन पावर का इशू नहीं, ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन का इशू है। किस रीजन में ज्यादा ऑफिसर्स भेजने हैं, किस डेस्क को लैंग्वेज एक्सपर्ट्स चाहिए, किस एरिया में क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेसिटी चाहिए, ये सब फॉरेन पॉलिसी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वाले डायग्राम को देखो, जहां ईडी डिवीजन बीच में है और उसके लिंक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्जिम बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड से बने हैं। इसका मीनिंग बहुत डीप है। फॉरेन पॉलिसी आज सिर्फ वॉर और पीस का सब्जेक्ट नहीं है। ट्रेड, एफडीआई, लाइंस ऑफ क्रेडिट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन भी स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं। ईडी डिवीजन बेसिकली डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स के बीच का ब्रिज है। जब इंडिया किसी कंट्री के साथ रिलेशन डीपन करता है, तो सवाल होता है ट्रेड कितना बढ़ेगा, फाइनेंस का फ्लो कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट कौन देगा, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कैसे बनेगी। एग्जैक्टली यही जगह पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सेंट्रल हो जाती है। तो ओवरऑल स्लाइड ये कह रही है कि एमईए एक कॉन्वर्सेशन मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन आर्किटेक्चर है, जहां पॉलिटिकल, रीजनल, कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक स्ट्रैंड्स एक साथ बंधे जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये स्लाइड एक मेजर शिफ्ट को एक्सप्लेन करती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग का सेंटर धीरे धीरे ट्रेडिशनल मिनिस्ट्री स्ट्रक्चर से निकलकर पीएमओ की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ है। पीएमओ सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिस अब फॉरेन पॉलिसी के ब्रॉड डायरेक्शन, प्रायोरिटीज और टाइमिंग को ज्यादा डायरेक्टली शेप करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एमईए इररेलेवेंट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि ओरिजिन पॉइंट और एग्जीक्यूशन पॉइंट अलग हो गए हैं। पॉलिसी का पॉलिटिकल सिग्नल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऊपर से आता है, जबकि ऑपरेशनल डिटेलिंग और डिप्लोमैटिक हैंडलिंग नीचे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। राइट साइड में जो रेड एरोज वाला सर्कुलर पीएमओ डायग्राम है, उसमें पीएमओ बीच में है और उससे एमईए, एमओडी, एनएसए, सीसीएस और एफटीए जैसे नोड्स जुड़े हुए हैं। ये विजुअल बताता है कि पीएमओ एक कोऑर्डिनेटिंग कोर बन गया है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी फ्रैगमेंटेड हो चुकी है। एक ही इशू में डिफेंस भी आ सकता है, ट्रेड भी, सिक्योरिटी भी, डिप्लोमेसी भी। एग्जाम्पल के लिए, किसी मेजर पावर के साथ रिलेशन में मिलिट्री बैलेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, बॉर्डर टेंशंस और समिट ऑप्टिक्स सब एक साथ आते हैं। अगर इन सब पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंटली काम करें तो सिग्नल मिक्स्ड हो सकता है। पीएमओ सेंट्रलाइजेशन एक तरह से कोहेरेंस क्रिएट करता है।
अब समिट लेवल डिप्लोमेसी को समझो। पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का मतलब लीडर टू लीडर कॉन्टैक्ट का स्ट्रेटेजिक यूज। स्लाइड में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008, वुहान इनफॉर्मल समिट 2018 और G20 प्रेसिडेंसी 2023 जैसे माइलस्टोन्स ग्राफ में हाईलाइट किए गए हैं। इस ग्राफ का पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ मीटिंग्स बढ़ गई हैं, डीपर पॉइंट ये है कि फॉरेन पॉलिसी इंक्रीजिंगली इवेंट ड्रिवन और लीडर विजिबल हो गई है। समिट्स एजेंडा कंप्रेस करते हैं। जो चीजें नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी मंथ्स या ईयर्स में मूव करती, कभी-कभी लीडर लेवल इंटरवेंशन से फास्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, क्या स्पीड हमेशा स्ट्रेंथ होती है? जरूरी नहीं। समिट डिप्लोमेसी तभी यूजफुल है जब उसके पीछे प्रेपरेशन स्ट्रांग हो, वरना ऑप्टिक्स तो बन जाएगा पर डिलीवरी वीक रहेगी। बॉटम राइट का इन्वर्टेड पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर पीएमओ/एग्जीक्यूटिव विजन, उसके नीचे स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स वाया एनएसए/पीएमओ, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग वाया एमईए/एमओडी और सबसे नीचे डिप्लोमैटिक एग्जीक्यूशन थ्रू मिशंस अब्रॉड। बस इसी में पूरा सिस्टम समझ लो। विजन ऊपर, इंप्लीमेंटेशन नीचे। फॉरेन पॉलिसी का मतलब यहाँ टॉप डाउन चेन है। पीएमओ डॉक्ट्रिन सेट करता है, एनएसए स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग देता है, एमईए और एमओडी उसको पॉलिसी और प्लान में कन्वर्ट करते हैं और एम्बेसीज ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट करती हैं। इस सेंट्रलाइजेशन के गेन्स क्या है? क्लियर डायरेक्शन, फास्टर रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल ओनरशिप और इंटरनेशनल लीडर्स के साथ पर्सनल रेपोर। रिस्क्स क्या है? ओवर सेंट्रलाइजेशन से इंस्टीट्यूशनल डिबेट कम हो सकता है, ऑल्टरनेटिव असेसमेंट सप्रेस हो सकते हैं और पॉलिसी पर्सनालिटी डिपेंडेंट हो सकती है। सोचो जरा, अगर सिस्टम इंडिविजुअल केमिस्ट्री पर ज्यादा डिपेंड करे तो कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर होगी? इसीलिए मैच्योर फॉरेन पॉलिसी में समिट डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेटिक डेप्थ दोनों चाहिए। स्लाइड का रियल लेसन ये है कि पीएमओ लेड मॉडल ने इंडिया की डिप्लोमेसी को मोर सेंट्रलाइज्ड, मोर लीडर सेंट्रिक और मोर स्ट्रेटेजिकली सिंक्रोनाइज्ड बनाया है। मेक सेंस? ये स्लाइड फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच का ब्रिज समझाती है। बहुत लोग सोचते हैं डिप्लोमेसी अलग चीज है और सिक्योरिटी अलग, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये दोनों डीपली लिंक्ड होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या एनएससी इसी लिंकेज को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देता है। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये है कि ये फाइनल एग्जीक्यूशन एजेंसी नहीं, बल्कि हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटेजिक एडवाइस और कोऑर्डिनेशन का फोरम है। थ्रेट मिटिगेशन का सिंपल मतलब है खतरों को पहले समझना, रैंक करना और फिर उनके अगेंस्ट रिसोर्सेज प्लान करना। तो फॉरेन पॉलिसी यहाँ सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट भी है। लेफ्ट साइड का आर्किटेक्चर मैट्रिक्स देखो। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन के रूप में है और नीचे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट दिए गए हैं। ये तीन बॉक्सेस एक लेयर्ड सिस्टम दिखाते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप में कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ्स ऑफ स्टाफ, आरबीआई गवर्नर जैसे एक्टर्स का आना ये बताता है कि सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी का मैटर नहीं है, फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री प्लानिंग सबका रोल है। एनएसए भी एडवाइजरी थिंकिंग और एक्सटर्नल एक्सपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एनएससीएस सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन और फॉलोअप का मैकेनिज्म होता है। समझ आया? यानी स्टेट को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसिंग भी चाहिए। राइट साइड में एनएसए और जेआईसी का फ्लो डायग्राम और भी इंपॉर्टेंट है। रॉ इंटेलिजेंस अलग एजेंसीज से आता है, रॉ, आईबी, डीआईए, एनटीआरओ। रॉ का मतलब अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अलग एजेंसीज अलग एंगल से देखती हैं। किसी के पास बॉर्डर इनपुट है, किसी के पास सैटेलाइट डेटा, किसी के पास इंटरनल नेटवर्क इन्फो। अगर इन सबको सिंपली कलेक्ट कर लिया और सिंथेसाइज ना किया तो पॉलिसी कंफ्यूजन होगी। जेआईसी यानी जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी इसी रॉ मटेरियल को कंबाइन करके स्ट्रेटेजिक थ्रेट असेसमेंट बनाता है। फिर एनएसए उसको पॉलिसी रेलेवेंट फॉर्म में पीएमओ तक ले जाता है। लिंच पिन का मतलब होता है सेंट्रल कनेक्टिंग पिन। स्लाइड एनएसए को इसी रूप में दिखाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि इंटेलिजेंस और डिसीजन के बीच किसी को ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा। अब हीट मैप को देखो, जहां प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के बेसिस पर थ्रेट्स रैंक किए गए हैं। बॉर्डर इंकर्जन्स और क्रिटिकल थ्रेट, साइबर एस्पियनाज एज सिग्निफिकेंट रिस्क, मैरिटाइम पायरेसी और मॉडरेट रिस्क, सप्लाई चेन डिसरप्शन एज अनदर जोन। ये विजुअल एक बेसिक स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल समझाता है। हर थ्रेट इक्वल नहीं होता। कोई थ्रेट बहुत डेंजरस है पर लेस फ्रीक्वेंट, कोई फ्रीक्वेंट है पर मैनेजेबल। पॉलिसी का काम सिर्फ फियर क्रिएट करना नहीं, प्रायोरिटी सेट करना है। अगर स्टेट सब थ्रेट्स को सेम अर्जेंसी से ट्रीट करेगी तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे।
फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इसका मतलब क्या हुआ? डिप्लोमेसी को थ्रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ता है। बॉर्डर इशू हो तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, डायलॉग चैनल, डिटरेंट सिग्नलिंग सब पैरेलल चलता है। साइबर एस्पियनाज हो तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और नॉर्म्स बिल्डिंग चाहिए। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एक्टिवेट होती है। तो एनएससी आर्किटेक्चर बेसिकली इंडिया को ये कैपेसिटी देता है कि वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिक जजमेंट में बदले, और वही जजमेंट एक्सटर्नल बिहेवियर को शेप करता है। सो फॉरेन पॉलिसी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म नहीं, इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट बन जाती है। क्लियर है? इस स्लाइड का सेंट्रल मैसेज ये है कि फॉरेन पॉलिसी प्योरली एक्सटर्नल नहीं होती, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कंटिन्यूअसली शेप होती रहती है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूटिव के काम को देखते, क्वेश्चन करते और इवैल्यूएट करते हैं। जब ये स्लाइड स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करती है तो उसका मीनिंग सिर्फ पेपर वर्क रिव्यू नहीं है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ऑपरेशनल एफिकेसी और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का स्क्रूटिनी मतलब है कि पार्लियामेंट पूछ सकता है पैसा कहाँ जा रहा है, मिशंस कितने इफेक्टिव हैं और गवर्नमेंट की एक्सटर्नल प्रायोरिटीज देश के ब्रॉडर इंटरेस्ट से मैच करती हैं या नहीं। इसीलिए डेमोक्रेसी में फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली सीक्रेट डोमेन नहीं रह सकती। ऊपर राइट में जो सर्कुलर ओवरसाइट साइकिल दिख रहा है उसमें पॉलिसी एग्जीक्यूशन से शुरू होकर स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी, फिर रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशंस और फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट का लूप है। ये विजुअल बहुत कुछ समझाता है। पॉलिसी एक वन वे कमांड नहीं है, फीडबैक लूप होता है। पार्लियामेंट ऑब्जर्व करता है, रिकमेंडेशन देता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्ड करती है। इस प्रोसेस का डीपर वैल्यू क्या है? अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूटी और करेक्शन। सोचो हरा, अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई वीकनेस हो, जैसे अंडरफंडेड मिशंस, पुअर डायस्पोरा रिस्पॉन्स या वीक कोऑर्डिनेशन, तो वो कब और कैसे सरफेस होगी? ऐसे इंस्टीट्यूशनल लूप्स से ही। स्लाइड का सेकंड पार्ट डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपेरेटिव्स पर है। ये फ्रेज सिंपल लगता है पर बहुत पावरफुल है। इलेक्टोरल मैंडेट्स, कोएलिशन प्रेशर्स, इकोनॉमिक नीड्स और इंटरनल स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। नीचे वेन डायग्राम में डोमेस्टिक ड्राइवर्स और फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ओवरलैप कर रहे हैं और बीच में पॉलिसी आउटपुट्स दिए गए हैं, जैसे डायस्पोरा आउटरीच और ट्रेड टैरिफ्स। मतलब क्या? जब गवर्नमेंट डायस्पोरा के साथ स्ट्रांगली इंगेज करती है या टैरिफ्स चेंज करती है या टफ पोस्चर लेती है, वो अक्सर सिर्फ एक्सटर्नल रीजन से नहीं होता, डोमेस्टिक ऑडियंस भी उसमें प्रेजेंट होती है। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस प्रेशर, स्टेट लेवल इकोनॉमिक कंसर्न्स, कोएलिशन अरिथमेटिक सब पॉलिसी को शेप कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी कभी वैक्यूम में नहीं बनती। अब बायपार्टिसन कंसेंसस को समझो। स्लाइड कहती है कि पार्टिसन फ्रैक्चर्स के बावजूद फाउंडेशनल डिप्लोमैटिक टेनेट्स अक्सर लेजिस्लेटिव कंसेंसस पर रिलाय करते हैं। टेनेट्स का मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स। नीचे जो बार चार्ट है उसमें 1971 वॉर, 1998 पोखरण टेस्ट्स और 2008 न्यूक्लियर डील जैसे माइलस्टोन्स दिखाए गए हैं। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स पर रूलिंग और ऑपोजिशन के बीच फुल अग्रीमेंट ना हो, फिर भी ब्रॉड नेशनल डायरेक्शन मेंटेन किया गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को कंटिन्यूटी चाहिए। अगर हर गवर्नमेंट के साथ कोर एक्सटर्नल पोस्चर रैडिकली बदल जाए तो दूसरे स्टेट्स इंडिया को रिलायबल पार्टनर नहीं समझेंगे। लेकिन एक शार्प क्वेश्चन पूछो, क्या कंसेंसस का मतलब डिबेट खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्दी फॉरेन पॉलिसी में डिबेट भी होती है और बेसलाइन कंटिन्यूटी भी। पार्लियामेंट का रोल इसी बैलेंस को मैनेज करना है। एक तरफ गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक स्पेस देना, दूसरी तरफ उसको अकाउंटेबल रखना। तो स्लाइड का रियल लेसन ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए हमें सिर्फ बॉर्डर और समिट्स नहीं देखने, हमें बजट स्क्रूटनी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कोएलिशन लॉजिक और लॉन्ग टर्म बायपार्टिसन क्रेडिबिलिटी भी देखनी होगी। तब जाकर पिक्चर कंप्लीट होती है। गॉट इट? ये स्लाइड एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लाती है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दिल्ली का मोनोपोली डोमेन नहीं रह गया। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट्स, सिटीज या सब नेशनल यूनिट्स का इंटरनेशनल एंगेजमेंट। सिंपल शब्दों में, जब तमिलनाडु श्रीलंका या मैरिटाइम ट्रेड कंसर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव इंटरेस्ट लेता है, जब गुजरात इन्वेस्टमेंट आउटरीच करता है, जब पंजाब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रूट को इंपॉर्टेंस देता है, तब ये पैरा डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल्स होते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रही हैं, लाइक सॉवरेन कंट्रीज, नहीं। मतलब ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सब नेशनल एक्टर्स ग्लोबल कनेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्लाइड क्लियरली कहती है कि पैरा डिप्लोमेसी एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट्स और ट्रेडिशनल फेडरलिस्ट मोनोपोली को डिसेंट्रलाइज करती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी, माइग्रेशन, लॉजिस्टिक्स, कल्चर, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को लोकल लेवल पर रेलेवेंट बना दिया। फॉरेन पॉलिसी के कई आउटकम्स डायरेक्टली स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं। बॉर्डर स्टेट की सिक्योरिटी कंसर्न अलग होगी, कोस्टल स्टेट की मैरिटाइम ट्रेड कंसर्न अलग होगी, इंडस्ट्रियल स्टेट की एफडीआई इंटरेस्ट अलग होगी। तो नेचुरल है कि स्टेट्स अपने लोकलाइज्ड इंटरेस्ट्स को पुश करें। मैप को देखो, पंजाब के पास अटारी वाघा ट्रेड रूट का एरो है। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट साइड पर BBIN इनिशिएटिव और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कॉरिडोर्स दिख रहे हैं। तमिलनाडु के पास पार्क स्ट्रेट ट्रेड एंड फेरी सर्विसेज का मार्कर है। ये सारे विजुअल्स बताते हैं कि ज्योग्राफी सब नेशनल डिप्लोमेसी को शेप करती है। बॉर्डर स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, गेटवे स्टेट्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स सब अलग तरह से ग्लोबल लिंकेजेस को यूज करते हैं। सोचो, क्या तमिलनाडु की एक्सटर्नल कंसर्न सेम होगी जो पंजाब की है? नेवर। इसीलिए वन साइज फिट्स ऑल फेडरल डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल नहीं होती। बीच का बार लाइन चार्ट स्टेट लेवल FDI प्रमोशन को दिखाता है, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स प्रोएक्टिव दिखाए गए हैं। इसका डीपर मीनिंग ये है कि स्टेट्स कभी-कभी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का वेट किए बिना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांडिंग, समिट्स, सेक्टोरल पॉलिसीज और डायरेक्ट आउटरीच यूज करते हैं। यहां बाईपास सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी फ्रेज आता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिबेलियन नहीं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजिलिटी है। स्टेट अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को फ्रंट पर लाकर ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहता है। ये इकोनॉमिक फेडरलिज्म का डिप्लोमैटिक एक्सटेंशन है। नीचे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स का नेटवर्क और भी रिवीलिंग है। मुंबई से क्योटो, गुजरात से ग्लोबल नोड्स, तमिलनाडु और कर्नाटका के मल्टीपल टेक, कल्चर, ट्रेड लिंक्स लाइंस के थ्रू दिखाए गए हैं। ग्रीन, ब्लू, रेड लाइंस रिस्पेक्टिवली टेक, कल्चर और ट्रेड को शो करते हैं। इससे पता चलता है कि पैरा डिप्लोमेसी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं, नॉलेज एक्सचेंज, अर्बन प्लानिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चरल ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स भी इसका पार्ट होते हैं। सिस्टर सिटी पैक्ट का सिंपल मतलब है दो सिटीज या सब नेशनल यूनिट्स का फॉर्मल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। लेकिन एक कंसेप्चुअल कॉशन भी समझो, स्टेट्स एक्टिव हो सकते हैं, पर नेशनल सॉवरेंटी और ट्रीटी मेकिंग अथॉरिटी फिर भी सेंटर के पास ही रहती है। यानी पैरा डिप्लोमेसी सपोर्ट कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, कभी-कभी प्रेशर भी क्रिएट कर सकती है, पर रिप्लेस नहीं कर सकती। तो स्लाइड का मेन लेसन ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझना हो तो दिल्ली के साथ मुंबई, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट की एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स को भी देखना पड़ेगा। तभी हम समझेंगे कि फेडरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन मिलकर एक्सटर्नल पॉलिसी को कैसे रीशेप कर रहे हैं। सिंपल है। इस स्लाइड का फोकस है आइडियाज की पावर। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मिनिस्टर्स, डिप्लोमैट्स और सोल्जर्स नहीं बनाते, उसको आइडियाज, एनालिसिस और एक्सपर्ट नेटवर्क्स भी शेप करते हैं। एपिस्टेमिक कम्युनिटीज का मतलब होता है स्पेशलिस्ट्स का ऐसा नेटवर्क जिनके पास रिकग्नाइज्ड नॉलेज हो और जो पॉलिसी प्रॉब्लम्स को समझने, फ्रेम करने और सॉल्यूशन सजेस्ट करने में इन्फ्लुएंस रखते हों। थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज इसी लार्जर नॉलेज इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। जब स्लाइड कहती है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज नेटवर्क्स स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब ये है कि स्टेट हर चीज़ खुद से डिस्कवर नहीं करता। बाहर के एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस रिस्क, ट्रेंड, सिनेरियो और पॉलिसी ऑप्शंस को रिफाइन करते हैं। ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक 1 ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल होता है। ट्रैक 2 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स के बीच इनफॉर्मल डायलॉग होता है। ट्रैक 1.5 इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है, जहां ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स मिलकर सेंसिटिव इश्यूज को लेस फॉर्मल स्पेस में टेस्ट करते हैं। नीचे जो डिप्लोमैटिक ट्रैक्स मैट्रिक्स बना है, उसमें ट्रैक 1 में फॉर्मल ट्रीटीज और ऑफिशियल डायलॉग दिखते हैं। ट्रैक 1.5 में एक्सप्लोरेटरी डायलॉग, एक्सप्लोरेटरी फ्रेमवर्क्स, फॉर्मल फ्रेमवर्क्स और पॉलिसी डायलॉग, और ट्रैक 2 में आइडिएशनल एक्सचेंज से पॉलिसी डायलॉग तक का फ्लो। इसका पॉइंट क्या है? हर बात डायरेक्ट ऑफिशियल नेगोशिएशन से स्टार्ट नहीं होती। बहुत बार पहले इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आइडियाज टेस्ट होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है और रेड लाइन्स समझी जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन पहले सॉफ्ट स्पेस में ट्राई की जाती है, फिर फॉर्मल टेबल पर लाई जाती है। राइट साइड का फनल डायग्राम और क्लियर करता है।
टॉप पर एकेडमिक रिसर्च एंड डेटा गैदरिंग, फिर थिंक टैंक सिंथेसिस एंड स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग और बॉटम पर एक्शनेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर एमईए और पीएमओ। ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। रॉ डेटा पॉलिसी नहीं होता, उसको इंटरप्रेट करना, कंपेयर करना, फ्यूचर इम्प्लीकेशन समझना और एक्शनेबल रिकमेंडेशन बनाना पड़ता है। थिंक टैंक सिंथेसिस का रोल यही है, यानी नॉलेज को डिसीजन ग्रेड फॉर्म देना। नीचे नेटवर्क डायग्राम में थिंक टैंक्स लाइक MPIDSA, यूनिवर्सिटी IR डिपार्टमेंट्स, मीडिया एनालिस्ट्स, रिटायर्ड डिप्लोमैट्स और फॉरेन पॉलिसी कोर इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। डैश्ड एरोज पॉलिसी पेपर्स, कंसल्टेशंस और डेटा मॉडलिंग के एक्सचेंजेस को शो करते हैं। इससे एक मेजर लेसन मिलता है कि पॉलिसी इकोसिस्टम मल्टी एक्टर होता है। रिटायर्ड डिप्लोमैट्स प्रैक्टिकल मेमोरी लाते हैं, यूनिवर्सिटीज थ्योरी और रिसर्च लाती हैं, थिंक टैंक्स पॉलिसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं, मीडिया एनालिस्ट्स पब्लिक फ्रेमिंग को अफेक्ट करते हैं। क्या इसमें रिस्क भी है? हाँ, अगर इकोसिस्टम आइडियोलॉजिकली क्लोज हो जाए तो पॉलिसी इमेजिनेशन नैरो हो सकती है। अगर स्टेट सिर्फ एको चेंबर सुनने लगे तो फोरकास्टिंग वीक हो सकती है। इसीलिए डाइवर्स एक्सपर्ट इनपुट जरूरी है। तो स्लाइड का डीपर कंक्लूजन ये है कि फॉरेन पॉलिसी इंटेलेक्चुअल लेबर पर टिकती है। नेगोशिएशन रूम से पहले कॉन्सेप्ट रूम होता है। जो स्टेट रिसर्च को इंस्टीट्यूशनली अब्जॉर्ब करता है वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, जो नहीं करता वो रिएक्टिव बन जाता है। इसीलिए थिंक टैंक्स और एपिस्टेमिक कम्युनिटीज़ ऑप्शनल लग्जरी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी मल्टीप्लायर हैं। क्लियर है, राइट? ये स्लाइड बताती है कि आज फॉरेन पॉलिसी का बैटलफील्ड सिर्फ बॉर्डर्स या कॉन्फ्रेंस रूम्स नहीं, बल्कि मीडिया स्पेस भी है। मीडिया ड्रिवन डिप्लोमैटिक नैरेटिव्स का मतलब है कि 24/7 न्यूज़ साइकिल फॉरेन पॉलिसी के पेस, टोन और पब्लिक मीनिंग को शेप करता है। पहले डिप्लोमेसी रिलेटिवली स्लो और क्लोज डोर होती थी। अब हर स्टेटमेंट, विजिट, कॉन्फ्लिक्ट, ट्वीट और लीक इंस्टेंट पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। स्लाइड कहती है कि इससे डोमेस्टिक ऑडियंस कॉस्ट्स जनरेट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब सरकार पब्लिक के सामने एक स्ट्रॉन्ग लाइन ले लेती है तो बाद में क्वाइटली कॉम्प्रोमाइज करना पॉलिटिकली कॉस्टली हो सकता है। यानी मीडिया नैरेटिव नेगोशिएशन फ्लेक्सिबिलिटी को कंस्ट्रेन कर सकता है। टॉप राइट का इन्फिनिटी लूप डायग्राम इसी लॉजिक को विजुअल फॉर्म देता है। एक साइड फॉरेन पॉलिसी एक्शन और मीडिया फ्रेमिंग है, फिर पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट, फिर पॉलिसी एडजस्टमेंट और ऑडियंस कॉस्ट्स, और फिर वार्निंग नोट्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रिक्शन। इसका मतलब ये एक एंडलेस साइकिल है। पॉलिसी मीडिया को शेप करती है, मीडिया पब्लिक मूड को, पब्लिक मूड पॉलिसी को। सोचो जरा, अगर किसी क्राइसिस में टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया आउटरीच बहुत एस्केलेट हो जाए तो पॉलिसी मेकर्स के ऑप्शंस कैसे नैरो हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि रैशनल बैक चैनल स्पेस श्रिंक हो जाता है। ट्विपलॉमेसी यानी ट्विटर डिप्लोमेसी का पॉइंट भी इसी कॉन्टेक्स्ट में समझो। स्लाइड कहती है सोशल मीडिया पब्लिक डिप्लोमेसी रैपिड क्राइसिस रिस्पॉन्स और डायरेक्ट सिटीजन एंगेजमेंट का प्राइमरी वेक्टर बन गया है। वेक्टर का सिंपल मतलब चैनल, यानी स्टेट अब सिर्फ प्रेस नोट से बात नहीं करती, वो लाइव डिजिटल मैसेजिंग, एडवाइजरीज, एवैक्यूएशन अपडेट्स और सिंबॉलिक सिग्नलिंग भी करती है। नीचे सोशल मीडिया स्टेटक्राफ्ट ट्रेंड्स ग्राफ में ऑफिशियल और कॉन्सुलर डिजिटल एंगेजमेंट लाइंस अप जाती दिख रही हैं और ऑपरेशन क्राइसरा और ऑपरेशन गंगा एवैक्यूएशन जैसे एग्जाम्पल्स मार्क्ड हैं। इससे ये समझ आता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्राइसिस मैनेजमेंट का फंक्शनल टूल बन गए हैं, सिर्फ पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म नहीं। अब सबसे सटल पॉइंट, एलीट कंसेंसस और हाइपर नेशनलिस्ट मीडिया डिस्कोर्स। स्लाइड कहती है कि एलीट कंसेंसस इंक्रीजिंगली वल्नरेबल है। एलीट कंसेंसस का मतलब पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स का रिलेटिवली रीजनड एग्रीमेंट। जब हाइपर नेशनलिस्ट डिस्कोर्स डोमिनेट करता है तब नुआंस डिबेट को परफॉर्मेटिव टफनेस रिप्लेस कर सकती है। बॉटम राइट के कंसेंट्रिक सर्कल डायग्राम में स्ट्रेटेजिक कोर एमईए पीएमओ सेंटर में है, उसके अराउंड एलीट मीडिया एंड थिंक टैंक्स, फिर मास मीडिया एंड सोशल नेटवर्क्स और एक शार्प वेज के रूप में हाइपर नेशनलिस्ट डिस्कोर्स और पब्लिक प्रेशर। ये दिखाता है कि पब्लिक प्रेशर लीनियर नहीं होता, कभी कभी वो एंटायर डिस्कोर्स को टिल्ट कर देता है। पॉलिसी देन बिकम्स सिग्नलिंग हैवी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन रखो, पब्लिक ओपिनियन इररेलेवेंट नहीं होती। डेमोक्रेसी में पब्लिक मूड मैटर करेगा ही। प्रॉब्लम तब होती है जब इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम स्पीड, आउटरीच और सिंबलिज्म को सब्सटेंस पर प्रेफर करे। क्या हर लाउड पब्लिक पोजीशन स्ट्रेटेजिक विजडम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी रिस्ट्रेंट ज़्यादा यूजफुल होता है, पर मीडिया लॉजिक रिस्ट्रेंट को वीकनेस बनाकर फ्रेम कर देता है।
इसी टेंशन को स्लाइड एक्सपोज करती है। तो रियल लेसन ये है कि मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए मीडिया इकोलॉजी को समझना जरूरी है। नैरेटिव्स, हैशटैग्स, टेलीविजन फ्रेमिंग, डिजिटल कॉन्सुलर आउटरीच और पब्लिक सिग्नलिंग सब पॉलिसी एनवायरनमेंट का पार्ट बन चुके हैं। स्टेट को अब सिर्फ एक्शन नहीं लेना, एक्शन को एक्सप्लेन, डिफेंड, स्टेज मैनेज और डिजिटली सर्कुलेट भी करना पड़ता है। यही डिजिटल स्टेट क्राफ्ट का प्रेशर है। मेक सेंस? ये फाइनल स्लाइड फॉरेन पॉलिसी के इमेज डायमेंशन को समझाती है। नेशन ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि कोई देश अपनी अट्रैक्शन, लेजिटिमेसी और इमेज को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह यूज करे। हार्ड पावर फोर्स और कोअर्जन से काम करती है, सॉफ्ट पावर अट्रैक्शन, परसुएजन और गुडविल से। स्लाइड कहती है कि इंडिया ग्लोबल परसेप्शन मैनेजमेंट में कल्चरल एक्सपोर्ट्स, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का यूज करता है ताकि टैंजिबल जियोपॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल सकें। टैंजिबल का मतलब मेजरेबल फायदा, यानी सॉफ्ट पावर सिर्फ फील गुड ब्रांडिंग नहीं, इसका एम प्रैक्टिकल आउटकम्स भी है, जैसे ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस, एक्सेस, सपोर्ट और पार्टनरशिप। स्पाइडर वेब चार्ट को देखो, जहां कल्चरल एक्सपोर्ट्स लाइक योगा या बॉलीवुड, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डिजिटल टेक लीडरशिप और ह्यूमैनिटेरियन एड लाइक वैक्सीन मैत्री एक्सेस पर दिख रहे हैं। ये विजुअल बताता है कि सॉफ्ट पावर एक सिंगल एसेट नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल पैकेज है। अगर इंडिया की फिल्म, योगा, डायस्पोरा सक्सेस, डेमोक्रेटिक इमेज, डिजिटल इनोवेशन और क्राइसिस एड ग्लोबल ऑडियंसेस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, तो डिप्लोमेसी को एंट्री एडवांटेज मिलता है। समझो, जब कोई कंट्री ऑलरेडी आपको पॉजिटिवली परसीव करती है, तब निगोसिएशन की बेसिक एटमॉस्फेयर ही अलग होती है। ट्रस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट बेटर होता है। लेकिन स्लाइड यही नहीं रुकती, वो काउंटर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की बात करती है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अगेंस्ट डिफेंसिव आर्किटेक्चर। राइट साइड प्रोटोकॉल डायग्राम में पहले थ्रेट डिटेक्शन दिया है, जैसे हॉस्टाइल बॉट नेटवर्क्स या फेक न्यूज़। फिर एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन आता है, जहां फैक्ट चेकिंग यूनिट्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स का रोल है। उसके बाद दो रिस्पॉन्सेज दिखते हैं, ऑफेंसिव काउंटर नैरेटिव डिप्लॉयमेंट थ्रू MEA स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस और प्लेटफॉर्म टेकडाउन रिक्वेस्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स/IT साइड। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। आज सॉवरेनिटी सिर्फ टेरिटरी प्रोटेक्ट करना नहीं, नैरेटिव स्पेस भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हॉस्टाइल मिसइंफॉर्मेशन आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करे, तो डिप्लोमैटिक स्टैंडिंग भी अफेक्ट हो सकती है। नीचे वर्ल्ड मैप विजुअल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस डिसेमिनेशन को शो करता है, जहां न्यू दिल्ली से लंदन, वॉशिंगटन, टोक्यो और दूसरे नोड्स की तरफ मैसेजिंग आर्क्स जा रहे हैं। इसका मीनिंग है कि मिशंस अब्रॉड सिर्फ वीजा ऑफिस या सेरेमोनियल पोस्ट्स नहीं, वो कम्युनिकेशन नोड्स भी हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब सिंक्रोनाइज्ड मैसेजिंग अक्रॉस एम्बेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंटेड मैसेज कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर सेंटर कुछ और कहे, एम्बेसी कुछ और सिग्नल करे और डिजिटल चैनल्स कुछ और बोलें, तो एडवर्सरीज मिसइंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइट करेंगे। अब एक शार्प क्वेश्चन, क्या नेशन ब्रांडिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग से हो जाती है? नो, नॉट एग्जैक्टली। ब्रांड तब सस्टेन होता है जब रियल पॉलिसी बिहेवियर उसको सपोर्ट करे। अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्लेम करो पर प्रैक्टिस वीक हो, या ह्यूमैनिटेरियन मैसेजिंग दो पर डिलीवरी पुअर हो, तो इमेज कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस को क्रेडिबिलिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो स्लाइड का इंटीग्रेटेड लेसन ये है कि मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी में इमेज, इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस डीपली कनेक्टेड हैं। इंडिया अपनी कल्चर, डायस्पोरा, एड, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करता है, साथ ही डिसइंफॉर्मेशन को डिटेक्ट, वेरीफाई और काउंटर भी करता है। यानी स्टेट को अट्रैक्टिव भी रहना है और रेजिलिएंट भी। सॉफ्ट पावर और इंफॉर्मेशन डिफेंस मिलकर ही कोहेरेंट एक्सटर्नल इमेज बनाते हैं। यही आज के डिजिटल इंटरनेशनल ऑर्डर की डिमांड है।